नमस्कार साथियों, बिहार सामान्य ज्ञान का मैंने जो क्लासेस चलाया था उसमें देखा कि 101 प्रश्न कम पड़ रहे हैं, जिससे कि सही समय पर ये नहीं लगा कि कंप्लीट हो पाएगा। तो इसके लिए मैंने एक मैराथन क्लास लाया जिसमें 301 प्रश्न मिलेंगे और ये 301 प्रश्न जो है वो 404 नंबर से लेकर के 705 नंबर तक के प्रश्न होंगे। आज सामान्य ज्ञान बिहार वाला कंप्लीट हो जाएगा। अगर इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखिएगा। चार 404 नंबर का प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? वैशाली, नागदशक, चंद्रगुप्त मौर्य या कालाशोक? द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। एक बात और बता दें कि थोड़ा सा रिकेप कर लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगति महाकश्यप उसके अध्यक्ष थे, राजगीर में हुआ था, शासनकाल था अजातशत्रु का। ईस्वी थी 483 ईसा पूर्व। फिर से आप दोहराइएगा। प्रथम बौद्ध संगति राजगीर में अजातशत्रु के शासनकाल में महाकश्यप अध्यक्ष के समय हुआ था। कि द्वितीय बौद्ध संगति के बारे में थोड़ा जान लीजिए। प्रथम आपने जाना, द्वितीय कहता है कि ये जो हुआ था 383 ईस्वी में वैशाली में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे सबाकामी। शासनकाल था कालाशोक का। तृतीय बौद्ध संगति 251 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्तिस और शासनकाल था अशोक का। चतुर्थ बौद्ध संगति 1 ईस्वी में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे सुमित्र जी और शासनकाल था कनिष्क का। ईस्वी थी 1 और स्थान था कुंडलवन, जिसे आज हम श्रीनगर या जम्मू कश्मीर के नाम से जानते हैं। तो ये चारों आपको याद रखने हैं और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है तृतीय बौद्ध संगति। चतुर्थ के बारे में एक और बात बता दें कि जो चतुर्थ बौद्ध संगति थी वो जो तुरंत हुआ था, मैं आपको ये बता दूं कि ये चतुर्थ एक बार और बता दें, जो 1 ईस्वी को हुआ था। 1 ईस्वी आप सभी जानते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगति 1 ईस्वी को हुआ था। स्थान था कुंडलवन। कभी कभी आपको कुंडग्राम में कन्फ्यूजन होगा, तो कुंडग्राम नहीं, कुंडलवन की बात की जा रही है। इसके लिए एक ट्रिक है, राजा महाराजा आजा, वैश्या सबका काल है, पटाओ मत आशिक कुंवर जी कंगाल है। ये आप याद रखेंगे। इससे होगा, देखिए, राजा का मतलब राजगृह, महाराजा का मतलब महाकश्यप और आजा का होता है अजातशत्रु। तो आपने यहाँ से सीख लिया कि राजा से राजगृह स्थान हुआ और महाराजा से महाकश्यप अध्यक्ष हुए और आपने ये देखा आजा से अजातशत्रु का शासनकाल। फिर है द्वितीय बौद्ध संगति में वैश्या, तो वैश्या यानी वैशाली, ये ट्रिक है, ठीक है। सबका यानी सबाकामी और काल है यानी कालाशोक। उसके बाद तृतीय में देखिए पटाओ मत, पटाओ यानी पटना, मत यानी मोगलीपुत्तिस, आशिक से अशोक। और चतुर्थ का देखिए कुंवर जी कंगाल है, तो कुंवर से हो गया कुंडलवन, जी से वसुमित्र जी और कंगाल से कनिष्क। तो ये इसके ट्रिक है। फिर से मैं दोहराता हूँ, राजा महाराजा आजा, वैश्या सबका काल है, पटाओ मत आशिक कुंवर जी कंगाल है। तो ये अगर आपने ये याद कर लिया तो आपके चारों जो बौद्ध संगतियाँ हुई थी वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 405 नंबर का प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन है वो हुआ था वैशाली में।
मैं थोड़ा रैपिड राउंड लेकर के चलूँगा, क्योंकि 301 प्रश्नों को कराना कुछ लंबा वीडियो भागेगा, तो लंबा ना करते हुए मैं उसे क्या करूँगा, उसे छोटा करने का प्रयास करूँगा। इसके लिए मुझे रैपिड चलना होगा। तो इसका सही जवाब है वैशाली, और पहले वाले का सही जवाब था कालाशोक, नहीं अजातशत्रु। पहले वाले का क्या सही जवाब था, तो एक समय देख लेते। द्वितीय बोध संघ, हाँ द्वितीय का था कालाशोक, ठीक है, द्वितीय का कालाशोक था और इसका स्थान था वैशाली। अब आगे बढ़ते हैं, 406 नंबर का प्रश्न, द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता सबा कामी ने की थी, कमीर नहीं होगा, सबा कामी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का जो संस्थापक था वो था महापद्मनंद। कौन थे? महापद्मनंद। अगला है मगध के किस शासक को कली का अंश, परशुराम का अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्व छत्रांतक, एक छत्र और एक राट कहा गया? तो आपसे देखिए यहाँ बहुत सारे मैंने नाम आपको बता दिए, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है एक राट कहा जाता है। आपको बताने है कि एक राट किसे कहा जाता है, तो एक राट कहा जाता है धनानंद को। किसको कहा जाता है? धनानंद को कहा जाता है। अगला है नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो राजा महाराजा, याद कीजिए मैंने कहा था, तो इसे कहते हैं राजगृह। कहाँ पर हुआ था? राजगृह में हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो हमने क्या कहा था, याद कीजिए, राजा महाराजा आजा। तो राजा से राजगिरी, महाराजा से महाकश्यप और आजा से अजातशत्रु। तो ये देखिए, आप बार बार मैं दोहराऊंगा तो आपको खुद याद हो जाएगा। तो ये किसके, कौन थे इसके अध्यक्ष? तो इसके प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे महाकश्यप। तो देखिए महाकश्यप भी लिखा है, कोई बात नहीं, उतना आप थोड़ा सा मैनेज करेंगे। अगला देखते हैं, मगध राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किसने किया था? यानी मगध राज्य में कलिंग को किसने मिलाया था सबसे पहले? तो ये मिलाया था महापद्मनंद ने। अगला है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो सिकंदर महान के समकालीन थे धनानंद। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? तो पाटलिपुत्र को बसाया था उदयन ने। यहाँ पर स्पेलिंग में मिस्टेक हुआ है, तो आप ये देखिए, उदयन कभी कभी आपको मिलेगा, कभी कभी उदयन भी मिलेगा। तो आपको याद रखना है उदयन ने पाटलिपुत्र को बसाया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मगध के शासक अजातशत्रु ने किस आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पटना को सुरक्षित तथा किले को सुसज्जित किया, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना? यूनानियों ने, डेमेट्रियस के, वैशालियों के, विज्जियों के या अंगों के? मतलब किससे बचने के लिए, किसके आक्रमण से सुरक्षा के लिए किया था, है ना? और गुस्सा से किया था ये, मतलब बार बार आक्रमण होते हैं, उस समय तो होते ही थे। तो उस समय वैशाली के विज्जियों से मगध के बार बार युद्ध हो रहे थे, जिससे सुरक्षा के लिए इसने पाटलिपुत्र को ही किलेबंदी करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बिंदुसार, अशोक, धनानंद या चंद्रगुप्त मौर्य? तो ये आपके लिए मैं कहूँ तो ये लॉलीपॉप सा सवाल है। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। अगला है, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? राजगीर, पाटलिपुत्र, वैशाली या इनमें से कोई नहीं?
तो मौर्य वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र। कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की थी? तो इसके गुरु थे चाणक्य, और इसी की सहायता से इन्होंने की थी। चाणक्य कह लें, कौटिल्य कह लीजिए, विष्णुगुप्त कह लीजिए, सभी इन्हीं के नाम हैं। कौटिल्य भी इनको कहा जाता है, और ये इनके प्रधानमंत्री बने थे। ये भी याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है, ये प्रधानमंत्री इनके बने थे। मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी? तो मौर्य वंश की स्थापना हुई थी, देखिए मैं आपको बता दूं, इस ऑप्शन के अनुसार आपको चलने हैं। एक्चुअल में हुआ था 322 ईस्वी पूर्व में। कब हुआ था? 322 ईस्वी पूर्व में। तो मैं लिख देता हूँ पहले 322 ईस्वी पूर्व। अब आप देखिए ऑप्शन को कि 322 ईस्वी पूर्व, 322 ईस्वी पूर्व तो है नहीं। अब क्या करेंगे आप? तो देखिए कि उसके करीब में कौन है। तो उसके करीब में आप पाएंगे 320 ईस्वी पूर्व। होना चाहिए कितना? 322 ईस्वी पूर्व नहीं है, कोई बात नहीं। तो हम किसको मान लेंगे? 320 ईस्वी पूर्व को। तो ये आपका सही आंसर हो गया। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? ये आपको बताने हैं कि यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था। जगह का नाम दे दिया है पटना। अब ये भी पूछा जा सकता है कहाँ आया था। तो ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, और तो उसी का दरबार हुआ। और कहाँ पर आया था? तो आया था पटना में। इसका सही जवाब क्या हो गया? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन कब हुआ था? यानी मेगास्थनीज जो पटना आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, तो कब आए थे? अब आप देख लीजिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य का हमने क्या कहा था? चंद्रगुप्त मौर्य का हमने यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। हमने कहा कि ये देखिए, ये वाला सवाल, ये देखिए, मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी? तो 322 ईस्वी में हुई थी। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि ऐसे ऑप्शन से आपको फंसाया जाएगा। अब मेगास्थनीज देखिए, पाटलिपुत्र का आगमन कब हुआ था? 311 ईस्वी पूर्व में, 315 ईस्वी पूर्व में, 320 ईस्वी पूर्व में, या 305 ईस्वी पूर्व में। तो अगर आप यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो ये आप ध्यान रखिएगा कि 322 में तो राज्य की स्थापना की, मतलब शासक बना हुआ चंद्रगुप्त मौर्य। अब 320 में हम कैसे कह दें कि वो आया था? वो तो उसी के शासनकाल में आया था। तो ठीक एक साल के बाद कब आया था? 323 में। लेकिन क्या ऑप्शन है आपके पास 3 से 23? तो देखिए नहीं। तो हम मान के चलेंगे 320 को। देखिए हमने कई बार कहा है कि जिस प्रकार का ऑप्शन रहेगा आप उसी के हिसाब से सोचेंगे। आप ये ना सोच लें कि 322 में स्थापना हुआ 320 में आ गया। भाई अगर ऑप्शन ही ना देता आपको, इनमें से कोई नहीं रहता, तो आप मार देते इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल सही हो जाता है। लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा? इस ऑप्शन के हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा 320। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था। यानी किसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? किसने भेजा था बताइए? तो ये थे सेल्यूकस। कौन थे? सेल्यूकस। और इसको सेल्यूकस निकेटर भी कहा जाता है। अगला देखते हैं, किसके शासन काल में मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? या किसके शासन काल में, ये पूछा जा रहा था। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में 12 वर्षों का भयंकर अकाल पड़ा था। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे चाणक्य। हमने शुरू में ही आपको उसी समय बताया था। अगला है, किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो उस समय देखिए यूनानियों का आक्रमण होता था। और यूनानियों में कौन थे?
तो सिकंदर थे धनानंद के समय। तो धनानंद को ही तो हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश की स्थापना किया था। तो उसने इसका मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यूनानियों से रक्षा किया था, इसलिए भारत का मुक्तिदाता कहा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अगला है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का दिव्य वर्णन उपलब्ध है, यानी किसमें पाटलिपुत्र का एक अच्छा वर्णन मिलता है? तो वो है इंडिका, मेगस्थानीज द्वारा लिखी गई एक पुस्तक जिसे हम इंडिका के नाम से जानते हैं। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश का स्थापना हुआ? तो नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो धनानंद थे। और धनानंद को हराया किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो कौन सा शासन उसने स्थापित किया? मौर्य वंश का। आंसर हुआ ए। मेगस्थानीज की पुस्तक का नाम क्या था? अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले कह दिया कि मेगस्थानीज की पुस्तक का नाम था इंडिका, और उसी में उसने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बारे में अच्छा सा वर्णन किया है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक थे कौटिल्य। कौन थे? कौटिल्य, जिसे हम विष्णुगुप्त या चाणक्य के नाम से जानते हैं। पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत से मिलता है? 431 का सवाल। तो उसके शासनकाल में आए कौन थे? आप ये सोच लीजिए। आया था मेगस्थानीज, और मेगस्थानीज ने लिखी थी इंडिका, तो उसी के किताब में मिलेगा ना। मेगस्थानीज का सही जवाब हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य वंश का शासक कौन बना? यानी चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा मान लीजिए बिंदुसार, तो वही बनेगा ही। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? बिंदुसार हो गया। ये हाँ, बिंबिसार नहीं, बिंदुसार, इस बात को याद रखिएगा। अब अगला देखते हैं, किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्य वक्ता पिंगल वत्स रहा करता था? आजीवक जो थे एक लोग थे। आजीवक का मतलब कुछ नहीं, ये लोग थे जो गुफाओं में रहते थे। तो ये इनका भविष्य वक्ता थे, जो उसका नाम था पिंगल वत्स। तो किसके शासनकाल के बात हो रहा है ये? तो ये है बिंदुसार की, है ना। बिंदुसार के दरबार में रहते थे पिंगल वत्स। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो इसका जिक्र किया गया है शिलालेख 13 में। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो हमने आपको बताया था, पहला हुआ था अजातशत्रु, दूसरा हुआ था कालाशोक, और तीसरा हुआ था अशोक। अब कैसे हमने कहा था? पटाव मत आसिक। तो पटाव से पाटलिपुत्र, मत से मोगलीपुत्र, और आसिक से अशोक। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तृतीय बौद्ध संगति आयोजन अशोक के शासनकाल में। नेक्स्ट प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो अभी हमने आपको बता ही दिया कि पटाव मत से मोगलीपुत्र तिस्क होता है। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो अब कितनी बार दोहराना पड़ेगा बताइए? तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? क्लियर है, पाटलिपुत्र में हुआ था 38 का। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? तो हमने डेट भी आपको बताया था, और ये हुआ था 251 ईस्वी पूर्व में। किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार ने, अशोक ने, या सभी ने? तो ये कलिंग पर, और इसी के तो मार काट को या नरसंहार को देख करके अशोक ने क्या कर लिया था? बौद्ध धर्म को अपना लिया था और कहा था बुद्धम शरणम गच्छामि। तो इसका सही आंसर है अशोक। अगला प्रश्न है, किस युद्ध में हुए भारी तबाही तथा जान माल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उसने युद्ध नीति त्याग कर धम्म नीति की घोषणा की? तो ये था कलिंग युद्ध। और कलिंग कहाँ है? कलिंग है उड़ीसा में। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक का धम्म था, अशोक का जो धम्म था वो क्या था? तो ये एक नैतिक आचार संहिता थी। मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था? मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय पाटलिपुत्र में था। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के
अंतर्गत किस जगह की यात्रा की? लुम्बिनी, कुशीनगर, बोध गया या वैशाली? इसका सही जवाब है बोध गया की उसने यात्रा की। क्यों? क्योंकि वो बौद्ध भिक्षु बन गया था। अशोक ने अपने धम्म यात्रा बोध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक से किस वर्ष में की थी? तो जब उसका राज्याभिषेक हुआ था उसके बाद 10वें वर्ष को उसने ये सब त्याग करके अपने आप को बौद्ध धर्म में लीन कर लिया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10वें वर्ष, ठीक 10 वर्ष के बाद। अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तो बिहार के चंपारण जिले से अशोक के स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं। बिहार से प्राप्त होने वाला अशोक के स्तंभ लेख कौन सा नहीं है? लोरिया का अरेराज, लोरिया नंदनगढ़, रुक्मिणीदेही या रामपुरवा? इसमें से कौन सा नहीं है पूछा जा रहा है। तो इसमें से रुक्मिणीदेही स्तंभलेख नहीं है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है, जिनमें से एक प्राची या प्राची प्रांत की राजधानी क्या थी? वैशाली, राजगिरी, तोसली या पाटलिपुत्र? तो इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल किस चीज का बना हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। तो ये बना हुआ था किस चीज का बताइए? ये बना हुआ था लकड़ी का महल। किस चीज का? लकड़ी का, और बहुत ही सुंदर था। चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद स्थित है। राजप्रसाद का मतलब होता है राजमहल। तो ये कहाँ है? ये पटना में है, क्योंकि पाटलिपुत्र इसने राजधानी बनाई थी। किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा है कि इसकी शान शौकत का मुकाबला न तो सूसा और न ही एक बेतना कर सकते हैं? ये किसने कहा था ये बात? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये बात कही थी एरियन ने। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा कि यह प्रसाद मानव कृति नहीं वरन देवों का मंदिर है? मतलब इतना सुंदर था कि ये तो भगवान ने बनाया है, ऐसा कहा था। ये किसने कहा था? ये पूछा है। तो ये कहा था फाहियान ने। किसने कहा था? फाहियान ने कहा था। किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफा का निर्माण करवाया था? हमने आपको कहा था कि आजीविक किस में रहते थे? गुफाओं में रहते थे, और ये निर्माण कराया था अशोक ने। गया के समीप नागार्जुन की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था दशरथ ने। मौर्यकालीन चामार ग्रहणी यक्षी प्राप्त हुई है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चामार ग्रहणी की मूर्ति पूछी जाती है। ये दीदारगंज पटना से प्राप्त हुई है। बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई? यानी कहाँ पर जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ मिली है? तो ये मिली है लोहानी पटना में, लोहानीपुर पटना में। पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किसने किया है? सेल्यूकस ने, मेगास्थनीज ने, चाणक्य ने, जस्टिन ने? तो ये किया है मेगास्थनीज ने। पाटलिपुत्र को किस शासक ने किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए स्थापना तो बात अलग थी, राजधानी सबसे पहले किसने बनाई थी? तो सबसे पहले राजधानी बनाई थी अशोक महान ने। किसने सबसे पहले राजधानी बनाई थी? तो अशोक ने बनाई थी सबसे पहले राजधानी। नहीं, अशोक ने नहीं, सॉरी, अशोक ने नहीं बनाई थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई थी। किसने बनाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसको करेक्शन कीजिएगा, अशोक ने नहीं बनाई थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई थी, और उसका महल भी वहाँ था। अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी? याद कीजिए, अशोक, मोगलीपुत्र और पाटलिपुत्र। हमने क्या कहा था? पटाओ मत आसी। तो कहाँ पर हुआ था? 458 नंबर का सही जवाब होगा पाटलिपुत्र। किसके शासन काल में मिस्र के राजा
फिलाडेल्फस टॉलमी दूत यानी डियानीसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था। तो ये पाटलिपुत्र में भेजा तो था, लेकिन किसके शासनकाल में भेजा था? तो ये भेजा था बिंदुसार के शासनकाल में। किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालीब्रोथस यानी पाटलिपुत्र उपनाम धारण किया था? किस विद्वान के अनुसार ये आपको बताने हैं। तो ये थे विद्वान स्ट्रैब्रो, कि हम थे स्ट्रैब्रो थे। अगला प्रश्न है, यूनानी दूत डिमोलिकस का आगमन मगध के किस शासन के दरबार में हुआ था? तो ये बिंदुसार के दरबार में हुआ था। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, वो वाला बताने हैं आपको। तो यह है भाब्रू स्तंभ, और ये एक मिनी स्तंभ है, ठीक है, लघु शिलालेख है भाब्रू स्तंभ। और इसी में अशोक को एक बात और कहा था, देव नाम प्रिय, ठीक है। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में? अभी शुरू में आपको क्या बताया था मैंने, जो आजीवक थे वो कहाँ रहते थे? गुफाओं में रहते थे, गुफाओं में। अशोक की राजधानी कहाँ थी? ये आपसे पूछा जा रहा है और ये अच्छा प्रश्न भी है। तो अशोक की राजधानी थी पाटलिपुत्र। मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की एक सभा संचालित करती थी, जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित थी। यह किसका कथन है? ये कथन है मेगस्थानिज का। मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह केंद्रीकृत था, बिल्कुल था। करों का बोझ अधिक था, उसमें कर ज़्यादा होते थे, यह भी बात सही है। प्रशासन कठोर था, तंत्र, ये भी सही है। तो ये सारी बातें अशोक के शासनकाल के लिए बिल्कुल सटीक बैठती है। ये सभी बातें सही है, उपयुक्त सही। अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही है? उसने धर्म विजय की नीति अपनाई, उसने विदेशियों से संबंध स्थापित किए, उसने प्रजा हित और कल्याण किया। तो ये सभी चीजें उन्होंने की थी। ऑप्शन नंबर डी। देवनाम प्रिय के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया? हमने इस पर भी चर्चा की थी। ये थे अशोक। और कहाँ से इसका मिला था? भाब्रू लघु शिलालेख से इसके बारे में जानकारी मिलती है। धम्म महामार्ग के क्या कार्य थे? धम्म महामार्ग के कार्य थे धम्म नीति का क्रियान्वयन, बिल्कुल सही बात। लोगों के बीच दान वितरण, ये भी था। जन कल्याण के उपाय, ये भी था। तो उपयुक्त सभी। मौर्यकालीन शासक में राजुक के कार्य थे? न्यायिक प्रशासन, न्यायिक था, या ग्रामीण प्रशासन का, राजस्व विभाग का, या उपयुक्त सभी का? तो ये सारे कार्य थे राजुक के। मौर्यकालीन विद्वानों में किनका नाम आता है? तो मौर्यकालीन विद्वानों में सबसे विद्वान तो आप सभी जानते कौटिल्य थे। मौर्य स्थापत्य के सुंदर उदाहरण हैं। मौर्य स्थापत्य कला का सबसे अच्छा उदाहरण आपसे, तो देखिए, सबसे तो नहीं कहा कि सुंदर उदाहरण, तो उसका जो महल था चंद्रगुप्त मौर्य का, वो भी कितना सुंदर था। कहता था भगवान आके बनाया। दीदारगढ़ की अच्छी मूर्तियां ये भी थी, बराबर की गुफाएं, तो सभी तो अच्छी अच्छी थी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला, अशोक की धम्म नीति की जानकारी कहाँ से मिलती है? द्वितीय शिलालेख से भी मिलती है, 7वें शिलालेख से भी मिलती है, और द्वादश शिलालेख से मिलती है, यानी सभी से इसकी जानकारी मिलती है। अशोक के किस अभिलेख में दान और धम्म दान के अंतर को स्पष्ट किया गया है? और ये किया गया है 7वें अभिलेख से। किसमें? 7वें अभिलेख नहीं, शिलालेख। 7वें, सॉरी, एक सेकेंड, 7वें, नवम, द्वादश, हाँ, ये नवम शिलालेख में। किसमें की गई है? नवम शिलालेख में। मैं इसमें टिक लगा देता हूँ, हो जाता है कभी कभी, फ्लो में निकल जाता है। ये नवम शिलालेख में जिक्र मिलता है इसका। मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण शामिल नहीं है? विदेशी आक्रमण। तो क्या विदेशी आक्रमण से हारे थे? वो नहीं हारे थे। अयोग्य शासक तो था ही नहीं उसमें कोई। आर्थिक संकट से, देखिए, जब राजा ही राज करना छोड़ दे और बौद्ध धर्म को अपना ले,
वो युद्ध ना लड़े तो धीरे धीरे क्या होगा, उसके समय में कमी आना शुरू हो जाएगा, उसका जो शासन व्यवस्था ढीली पड़ने लगेगी, लोग उसको कर देना बंद कर देंगे और धीरे धीरे उस राज्य का क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा। तो इसमें आर्थिक संकट सही है। सॉरी सॉरी, एक सेकेंड, मैंने फिर मिस्टेक किया, कोई बात नहीं, मैं सुधार देता हूँ। देखिए, जब राजा अशोक, महाराज अशोक ने क्या किया, अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया और उसने तलवार को नीचे डाल दिया, कहा कि अब हम युद्ध नहीं करेंगे। तो ऐसे में जो उसके, ये तो बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा शासन काल क्षेत्र को ये शासन करता था, तो उसके जो किनारे किनारे थे उसमें विरोध उत्पन्न हो गया, वहाँ पर आक्रमण करना शुरू कर दिया दूसरे ने, और ये इन्होंने कहा कि हम तो युद्ध करेंगे ही नहीं। इसके बाद जितने भी शासक आए उतने योग्य नहीं आए और प्रांतीय विद्रोह हो गया, यानी आपस में छोटे छोटे राज्य इससे लड़कर अलग होने लगे। इसको तो यहाँ पर ये देखा गया कि पैसे की कमी नहीं थी, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे कर को लिया था, कर भी ज़्यादा था। मान लीजिए ये अशोक है और इसके छोटे छोटे बहुत सारे छोटे छोटे यहाँ तक राज्य हैं, तो ये सब राज्य हैं, तो ये सब क्या हो गया, प्रांतीय विद्रोह होने लगा कि अब इसको राजा नहीं मानेंगे, क्या ऐसा किस काम का राजा। दूसरा बात, विदेशियों को मौका मिल गया कि भाई आपस में लड़ रहे हैं तब करो। तीसरा ये है कि अयोग्य शासक हो गए। इसके बाद जितने भी शासक आए कुछ उतने अच्छे नहीं आए। यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा कारण इसके पतन में नहीं है, तो आर्थिक संकट इसके पतन का कारक नहीं है। मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ। तो मौर्य वंश के जो मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ तो उसके बाद शुंग वंश का शासन स्थापित हुआ। शुंग वंश का संस्थापक कौन था, तो ये थे पुष्यमित्र शुंग, याद रखिएगा, पुष्यमित्र शुंग। किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में अपना कुक्कुट राम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयास किया। वसुज्येष्ठ ने, अग्निमित्र ने, पुष्यमित्र ने या देवभूमि ने। तो ये करवाया था पुष्यमित्र शुंग ने, 3 बार प्रयास किया। पाटलिपुत्र पर यवन डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासनकाल में हुआ था। अब आप मौर्य वंश तो भूल जाइए, अभी शुंग वंश चल रहा है तो शुंग वंश ही होगा इसका जवाब। पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ था, कब हुआ था ये बताने हैं आपको, कब हुआ था। 381 का सही जवाब होगा, 381 नहीं 480 का सही जवाब होगा, 185 ईस्वी पूर्व में। अगला है, मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किया गया था। तो मगध जो, अब एक बात और बता दो, जो पुष्यमित्र शुंग थे ना वो ब्राह्मण जाति के थे और पहला राजा था जो ब्राह्मण जाति से राज किया था, ये भी आपको याद रखने की जरूरत है। तो ये ब्राह्मण राज की स्थापना किसने की थी, पुष्यमित्र ने की थी, और पूरा नाम क्या था, पुष्यमित्र शुंग ने किया था। अगला है, शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ। कुषाण वंश, लिच्छवी वंश, कानव वंश या गुप्त वंश। तो इसके पतन के बाद मगध पर स्थापित हो गया कानव वंश का शासन। कानव वंश का संस्थापक कौन था, आपको ये बताना है। तो कानव वंश का शासक था वसुदेव। कौन था, वसुदेव। कानव वंश की सत्ता समाप्ति की, यानी इसको समाप्त किसने किया, तो इसको समाप्त करने वाले थे आंध्र सातवाहन वंश ने। ये सब जो है ना, ये छोटे छोटे राजवंश थे जो ज्यादा दिन चले नहीं थे। कान वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं ने शासन किया। कानव वंश के बाद शासन किया था मित्र वंश ने। शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं। कैमूर से, समस्तीपुर से, बोध गया से या सीवान से। तो ये मिला है बोध गया से। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में श्रेय दिया था, यानी आदर सत्कार दिया था।
वो कौन से विद्वान थे? तो ये थे अश्वघोष। मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम बताइए। अब देखिए ये है एक अलग हटके सवाल। तो मगध पर शासन था सबसे पहले हर्यक वंश का, और हर्यक वंश के शासक में आते थे उदयन, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, इसके बाद मौर्य वंश, फिर हमने देखा शुंग वंश, उसके बाद हमने देखा कानव वंश, इसके बाद आया था मित्र वंश। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी पाटलिपुत्र, क्योंकि मगध को ही हरा करके वहीं पर ना वो लोगों ने किया था शासन ना। कानव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो कानव वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र। सब वहीं पर आए थे, जगह थोड़ी ना चेंज हुआ था, सिर्फ राजा चेंज हुए थे। कलिंग शासक खारखेल ने मगध पर कब आक्रमण किया था? तो इन्होंने आक्रमण किया था पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व के अंत में। कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किए थे? कीमती उपहार प्राप्त किए थे उन्होंने अंग एवं मगध से। कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पर किसका शासन रहा होगा? कुषाण वंश के बाद, और कुषाण वंश का एक फेमस राजा था कनिष्क, ये भी आप याद रखेंगे। तो ये हुआ था लिच्छवियों का कुषाण वंश के बाद। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? ये आपको बताने हैं। तो ये हुआ था पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। 494 का सही जवाब है सी। सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को प्रश्रय देने वाला शासक था। अश्वघोष को किसने प्रश्रय दिया था? तो वो है कनिष्क। और हमने इस सवाल को पलटा है, इससे पहले भी यही सवाल था, उसमें कनिष्क ने किसको दिया था? अश्वघोष को। और इसमें अश्वघोष को प्रश्रय देने वाला कौन था? तो कनिष्क था। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? जो चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक कहाँ होगा? अब आप ही देख लीजिए। तो जो उसकी राजधानी वहीं पर होगा, तो कहाँ पर हुआ था? ये पाटलिपुत्र में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष था। कब हुआ था राज्याभिषेक? ये आपको बताने। हमने आपको क्या कहा था? हमने आपको कहा था 322 ईस्वी। कब? 322 ईस्वी। लेकिन जब 322 है ही नहीं, तो इस ऑप्शन के अनुसार हम जाएंगे 320 ईस्वी पूर्व। ईस्वी नहीं, ईस्वी पूर्व। कब? ईस्वी पूर्व। तो 322, ये क्या दे दिया है, एक मिनट। चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष था। कोई बात नहीं, ये 322 ईस्वी पूर्व था। तो यहाँ पर अगर चुनना होगा तो आप सी चुनेंगे। अब 98 का देख लेते हैं, यानी 498 का। किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? ये आपको बताने किसने किया था? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम ने। अगर ये चंद्रगुप्त, देखिए यहाँ पर चंद्रगुप्त लिखा है, देखिएगा आप, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं लिखा है, मौर्य तो नहीं लिखा है। अगर मौर्य होगा तो अभी 322 ईस्वी पूर्व, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आप कंफ्यूज में नहीं लगे। चंद्रगुप्त मौर्य यदि होगा तो 322 ईस्वी पूर्व, 322 ईस्वी पूर्व होगा। अगर चंद्रगुप्त, देखिए यहाँ तो क्लियर दिया नहीं, मैं आपको क्या बता दूँ, चंद्रगुप्त मौर्य मान के आप चलिए तो 322 ईस्वी पूर्व हो जाएगा। और यहाँ पर आपको दिया है चंद्रगुप्त प्रथम, तो चंद्रगुप्त प्रथम का देखिए 320 ईस्वी है। अगर चंद्रगुप्त प्रथम की ये बात कर रहे हैं 497 में, चंद्रगुप्त प्रथम की यदि बात कर रहे हैं तो ऑप्शन चेंज होगा, 320 हो जाएगा ईस्वी, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगर चंद्रगुप्त प्रथम की बात हुई तो ये आ जाएगा 320 ईस्वी, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य की बात हुआ तो 322 ईस्वी पूर्व होगा। ये आप क्लियर कर लीजिएगा।
अब लिच्छवी के राजकुमारी कुमार देवी से शादी किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। किसने शादी किया था, विवाह किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। आप ये देखिए क्लियर, बार बार 320 आ रहा है, चंद्रगुप्त प्रथम की बात हो रहा है। तो क्या पर इसने ये उपाधि धारण की थी? तो पटना में की थी, उसकी राजधानी थी। किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा था? तो किसने कहा था लिच्छवी दोहित्र? तो ये कहा था समुद्रगुप्त ने। किसने कहा था? समुद्रगुप्त ने। बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय किसे दिया जाता है? ये दिया जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। गुप्त साम्राज्य की प्रथम राजधानी कहाँ थी? गुप्त साम्राज्य की प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र थी। किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? किसने मांगी थी? किस शासक से? तो ये थे समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त से अनुमति मांगा था कि हम बोध गया में एक बौद्ध मठ की स्थापना करना चाहते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के समय की स्थापना का युग था। किसके शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था? तो ये हुआ था पाल वंश। एक सेकंड, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था गुप्त, और करने वाले कौन थे? समुद्रगुप्त प्रथम। समुद्रगुप्त था कि कुमारगुप्त था? कुमारगुप्त था। कुमारगुप्त था। ये थे कुमारगुप्त, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त नहीं था, कुमारगुप्त था, और कुमारगुप्त प्रथम था। मैं लिख देता हूँ आपको, कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, कुमारगुप्त प्रथम थे। तो ये कौन सा युग हो जाएगा? गुप्त वंश हो जाएगा। 504 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 505 देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था? हमने अभी आपको बताया था कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम। बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना किसने की थी? बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई थी गुप्त काल में, और किसने करवाई थी? कुमारगुप्त प्रथम ने। नहीं, क्या हो गया? एक मिनट का हम पानी पी लेते हैं। तो बोलना कोई मजाक लगता नहीं, लगा मुंह सूखने लगता है, और लगातार बोलते बोलते लय गड़बड़ाने लगता है। थोड़ा सा रेस्ट लेना जरूरी था। तो चलिए, पानी पी लिया मैंने। अब देखिए, बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई थी गुप्त काल में, ठीक है। और गुप्त काल को ये भी याद रखिएगा, गुप्त काल को भारत में स्वर्ण युग माना जाता है। गुप्त काल को भारत में क्या माना जाता है? स्वर्ण युग माना जाता है। अगला सवाल है, चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? तो चीनी यात्री फाहियान 3 वर्ष तक पाटलिपुत्र में रहा था, 3 वर्ष तक। आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से है? आर्यभट्ट का संबंध है पाटलिपुत्र नगर से। किस नगर से? पाटलिपुत्र नगर से। एक वीडियो में हमने पहले भी कहा था, गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है शाहाबाद जिले से। कहाँ से? शाहाबाद जिले से। बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है। ये कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है नालंदा से। अगला है, राजगीर के मणिनाग मंदिर में पत्थर पर खोदे हुए गणेश, विष्णु तथा नाग नागिनों के चित्र है। यह किस काल के हैं? ये है परवर्ती गुप्त काल के। गुप्त काल के ही हैं, लेकिन बाद वाले गुप्त काल के। राजगिरी में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किसके काल में हुआ माना जाता है? ऐसा माना जाता है कि जरासंध की बैठक का निर्माण किसके काल में हुआ था? तो ये हुआ था गुप्त काल में। तीरभुक्ति, जो आज हम कहते हैं आधुनिक दरभंगा जानते हैं, उसका राज्यपाल था उस समय का, आज का नहीं, उस समय का राज्यपाल कौन था? तो ये था गोविंद गुप्त।
बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र कहाँ था? बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र था नालंदा। ये बहुत इजी से सवाल है। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था और आज भी प्रसिद्ध है। नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालयों में फाहियान किसके शासनकाल के दौरान आया था? यानी फाहियान जो आया था, चीनी यात्री फाहियान था, वो किसके शासनकाल में आया था, ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। किसने यह वर्णन किया कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे? धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे, यहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन और दवाएं दी जाती थी। ये वर्णन किसने किया है? तो ये है फाहियान द्वारा वर्णन, और ये चीनी यात्री थे। गुप्त संवत का आरंभ होता है, गुप्त संवत का आरंभ होता है 320 ईस्वी में। गुप्त संवत का आरंभ कब होता है? 320 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। सौराष्ट्र और मलावा क्षेत्र की विजय किस गुप्त सम्राट ने की थी? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय ने सौराष्ट्र और मलावा की विजय की थी। प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता कौन था? प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता कौन था? तो ये थे हरिसेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आते हैं ऐसे सवाल। किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किए थे? तो ये किए थे समुद्रगुप्त ने, और इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा हुई है? तो ये चर्चा हुई है समुद्रगुप्त की। इसमें जो किस तरह उन्होंने युद्ध जीता वो बताया है। मगध पर मिहिर कुल का आक्रमण किस शासक के समय हुआ था? तो ये हुआ था नरसिंह गुप्त के समय में मगध पर मिहिर कुल का आक्रमण हुआ था। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ये था कृष्णगुप्त। परवर्ती गुप्त वंश, पहले वाला नहीं बोल रहा, बाद वाला। ये कृष्णगुप्त था। कौन था? कृष्णगुप्त था। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने मौखरी शासक को पराजित किया था? तो किसने पराजित किया था? तो ये पराजित किया था कुमारगुप्त तृतीय ने। किसने? कुमारगुप्त तृतीय ने। मौखरी शासक ने किसे परास्त कर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया? तो उसने दामोदर गुप्त को हरा करके मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया था। हर्षवर्धन ने किसे मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया था? हर्षवर्धन ने माधव गुप्त को मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया था। हर्षवर्धन की मृत्यु उपरांत बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किसने किया? इसका अंत करने वाले थे आदित्य सेन। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? तो ये करने वाले थे आदित्य सेन। और अश्वमेध यज्ञ होता है जिसमें घोड़ा छोड़ दिया था, यज्ञ के बाद घोड़ा छोड़ दिया जाता है, या घोड़ा को पकड़ जब वापस आता है, जितना राज तक घोड़ा दौड़ता है, और वह क्षेत्र जहाँ तक घोड़ा जाता है उसको अगर किसी ने नहीं रोका तो मान लिया जाता है कि जिस शासक का वो घोड़ा था वो राज्य उसका हो गया। तो ये करने वाले थे आदित्य सेन। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक था जीवित गुप्त द्वितीय। कौन था? जीवित गुप्त द्वितीय।
मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक को असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है कृष्णगुप्त को। हिमालय के शत्रुओं को किसने जीता था? हिमालय के शत्रुओं को किसने जीता था? ये जीता था जीवित गुप्त ने। किसने जीता था? जीवित गुप्त ने। अभी बहुत सवाल है, धैर्य रखना होगा आपको। एक ही वीडियो में मैं कंप्लीट कर दूंगा बिहार जीके, और बिहार जीके नहीं, इसके बाद मैं एनसीईआरटी बुक से निचोड़ आपके लिए लाऊंगा साइंस का। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद मगध के अंतर्गत एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने वाला प्रथम शासक था। ये थे आदित्य सेन। कौन थे? आदित्य सेन। मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के शासन काल में चीनी राजदूत वांग हुए, देखिए यहाँ पर वान हुएन से भारत की यात्रा पर आया था? मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के शासन काल में चीनी राजदूत वांग हुएन से भारत आया था? तो ये आया था आदित्य सेन के सम्राट जब आदित्य सेन थे, हाँ एक मिनट, जब सम्राट आदित्य सेन थे तो उसी के शासनकाल में चीनी राजदूत वांग हुएन से भारत आया था। ये हाँ बिल्कुल सही है, आदित्य सेन ही थे, आदित्य सेन थे। हाँ, अगला देखते हैं। मगध के परवर्ती गुप्त शासकों का सही क्रम है। तो मैं आपको सही क्रम बता दूंगा कि मगध के परवर्ती गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी। मैंने अभी कुछ देर पहले ये सवाल बताया था। तो कुमारगुप्त ने किया। इसके बाद कौन आया? हर्षगुप्त आए। फिर कौन? जीवित गुप्त आए। फिर कुमारगुप्त आए, दामोदर गुप्त आए, महासेन गुप्त आए, देवगुप्त आए, माधव गुप्त आए और आदित्य सेन आए। ये सही क्रम है। चीनी यात्री इत्सिंग बिहार का भ्रमण लगभग कब किया था? तो चीनी यात्री इत्सिंग ने किया था बिहार का भ्रमण 673 ईस्वी में। हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय था? बिहार में 2 ही विश्वविद्यालय हुए, आप सभी जानते हैं, एक नालंदा और दूसरा विक्रमशिला। तो इसके समय में भी कौन सा विश्वविद्यालय था? नालंदा विश्वविद्यालय था। विक्रमशिला की भी बात हम करेंगे आगे चल के, अभी धैर्य रखिए। चीनी यात्री हुएन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अपना अध्ययन किया था? तो ये उन्होंने नालंदा में किया था। हुएन सांग ने पाटलिपुत्र की यात्रा किस वर्ष में की थी? तो पाटलिपुत्र की यात्रा की थी इन्होंने सन 635 ईस्वी में। बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था? और एक बात और बता दें कि बोध गया का जो वृक्ष है, बोधि वृक्ष, अपनी चौथी पीढ़ी का वृक्ष है। तो ये क्षति पहुंचाने वाले थे, कौन थे? यही आपसे पूछ जा रहा है कि कौन क्षति पहुंचाती? ये शशांक, जो शशांक थे उन्होंने ही बोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाई थी। औदंतपुरी किसको बोलते हैं? औदंतपुरी किसको बोलते हैं? आप हमें कमेंट करके बताएंगे औदंतपुरी किसको कहते हैं। औदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? बहुत इजी है। औदंतपुरी, पहले बात आप कमेंट करेंगे, ठीक है, और ये बिहार में है और बहुत दूर नहीं है, बिहार से सटा हुआ है। मैं आपको हिंट देता हूँ। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासकों ने की थी? तो आप खुद अभी तुरंत आपको बता दिया कि धर्मपाल ने की थी और गोपाल इसके पाल वंश के संस्थापक थे। तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा। आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है आज का? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? भागलपुर में। नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला, यानी
मदद करने वाला, दान देने वाला कौन था? तो ये थे हर्षपाल, धर्मपाल और देवपाल। पाल वंश के सभी ने किया था। मुंगेर को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक, मुंगेर यानी बिहार हो गया। मुंगेर को किसने बनाया था राजधानी? तो मुंगेर को राजधानी बनाई थी धर्मपाल ने। किसने? धर्मपाल ने बनाई थी। पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को विशेष प्रोत्साहन दिया गया? एक बात और बताते हैं, मुंगेर को राजधानी एक और ने बनाई थी, उसका नाम था मीर कासिम। ये भी आप लिख लीजिए, मीर कासिम। मीर कासिम अंग्रेजों से परेशान होकर के उन्होंने अपनी राजधानी बंगाल से स्थानांतरित की थी बिहार की मुंगेर में। आगे बढ़ते हैं। पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को विशेष प्रोत्साहन दिया गया? तो देखिए, इसमें एक है महायान, दूसरा है हीनयान। इस पर चर्चा किसी और दिन करेंगे हम। अभी हम बात कर रहे हैं तो महायान को इन्होंने विशेष प्रोत्साहन दिया था पाल शासकों ने। किस काल के शासक में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था? किसकी? तो ये करवाया था देवपाल के शासनकाल। नालंदा विश्वविद्यालय के खर्चे के लिए किसने 200 गांवों के दान में दिया था? कि वहाँ का जो कर आएगा उससे नालंदा विश्वविद्यालय का खर्चा चलेगा। तो ये किया था धर्मपाल ने। किस शासक ने ओदंतपुरी, लीजिए भाई आपका आंसर आ ही गया, मुझे लगा आप कमेंट में देंगे, आपका आंसर आ ही गया। बिहार शरीफ को ओदंतपुरी कहा जाता। अब क्या करूँ, आपको बता ही दिया मैंने। तो यहाँ कह रहा है कि किस शासक ने ओदंतपुरी यानी बिहार शरीफ में बौद्ध विहार की स्थापना करवाई थी? तो ये करवाई थी गोपाल ने। किस काल में कांसे की मूर्तियों की निर्माण की एक उन्नत शैली का विकास बिहार में हुआ था? ये हुआ था पाल युग में। कब हुआ था? पाल युग में, जिसके शासक कौन थे? गोपाल। बिहार में पाल युग में कांसे से निर्मित मूर्ति की एक उन्नत शैली का विकास हुआ। कांस्य मूर्तियों की निर्माण की इस शैली में किसकी निर्णायक देन थी? जमला एवं हरतगिव की, धीमन और बिठपाल की, बुद्धगुप्त या सुग्रीव एवं सुग्रीव की, या इन सभी की? तो इसमें देखिए, ये जो निर्णायक शैली की सबकी तो नहीं हो सकती, तो ये थे धीमन एवं बिठपाल। कौन थे? धीमन एवं बिठपाल थे। पाल्यकालीन कांस्य मूर्ति कलाकार धीमन एवं बिठपाल कहाँ के निवासी थे? तो ये निवासी थे नालंदा के। कहाँ के निवासी थे? नालंदा के निवासी थे। अगला है, पालकालीन कांस्य प्रतिमाएं सांचे में ढली है, इसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है? इसका साक्ष्य आपको मिलेगा नालंदा एवं गया से। पालकालीन मूर्ति कलाकार धीमन एवं बिठपाल किसके समकालीन थे? किसके समय के थे? ये पूछा जा रहा था। ये धर्मपाल एवं देवपाल के समकालीन थे। चित्रित पांडुलिपि अष्टसहस्रिक, प्रज्ञा परमित एवं पंचरक्ष किस युग में है? किस युग में नहीं, किस युग के हैं? तो ये हैं पाल युग के। पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र, जो दीवारों पर लिखा जाता है उसे भित्ति चित्र कहते हैं रूप, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है नालंदा से। पाल शासक अपना आदेश प्रसारित करते से, कहाँ से आदेश वो जारी करते थे? ये पाटलिपुत्र यानी पटना से जारी करते थे। पाल काल में श्रीनगर भुक्ति कहा जाता था। श्रीनगर भुक्ति किसको कहा जाता था? ये मगध को कहा जाता था श्रीनगर भुक्ति। देवपाल की अनुमति से सुमात्रा के राजा बलदेव पुत्र ने कहाँ विदेशी विद्यार्थियों के लिए
छात्रावास का निर्माण कराया था और ये करवाया था उन्होंने नालंदा में, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय था तो वहीं करवाएगा। मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज्य का उदय 1097 से 1098 में किसके शासनकाल में? देखिए, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जो कर्नाट वंश का संस्थापक था वो नान्यदेव थे। याद रखिएगा, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन थे? नान्यदेव। लेकिन यहाँ आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है किसने, तो ये यहाँ कह रहा है किसके शासनकाल में कर्नाट राज्य का उदय हुआ था। मतलब देखिए, उदय होने का मतलब वो समृद्धि पर था, तो ये था रामपाल के। ठीक है, किसके? रामपाल के। मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी थी, मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी थी सिमरावगढ़। कहाँ थी? सिमरावगढ़। कर्नाट वंश का अंतिम शासक था, कर्नाट वंश का अंतिम शासक था हरि सिंह। कौन था? हरि सिंह था। कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत हो गया, यानी कब यह पूरी तरह से समाप्त हो गया? तो ये 1378 ईस्वी तक पूरी तरह से समाप्त हो गया। बिहार में किसके समय में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था? तो किसके समय में हुआ था? तो ये हुआ था कर्नाट शासक के समय में। तिब्बती इतिहासकार धर्मस्वामी तिरहुत आया था। कब आया था? तो ये आए थे 1234 ईस्वी में। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कर्नाट राज्य पर किसका शासन था? तो नरसिंह देव का उस समय शासन था। तुगन के अभियान के समय कर्नाट राज्य का शासक कौन था? तो उस समय का शासक था राम सिंह देव। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता था बख्तियार खिलजी, और इन्होंने ही विश्वविद्यालय जो थे नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस करवा दिया था। बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? तो इब्ने बख्तियार खिलजी। जब वो जीता तो वही तो स्थापना करेंगे ना। बख्तियार खिलजी बिहार में पहली महत्वपूर्ण विजय थी, यानी सबसे पहले उसने बहुत बार आक्रमण किया, लेकिन उसने सबसे पहले जीता बिहार शरीफ को। बिहार की तुर्क सत्ता की स्थापना कब मानी जाती है? तो ये है 1198। बख्तियार खिलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ पर बनाया था? तो बख्तियार खिलजी ने बिहार शरीफ में अपना प्रशासनिक मुख्यालय बनाया था। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? अभी हमने आपको कहा कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय पाल वंशीय शासक कौन था? तो ये था इंद्रयुग्म पाल। बिहार के सूफी संतों का आगमन किस शताब्दी में माना जाता है? 12वीं शताब्दी में बिहार में सूफी संत आए थे। बिहार में आने वाले पहले सूफी संत कौन थे? तो ये थे मोमिन आरिफ। मनेर की विजय से किस सूफी संत का संबंध था? तो इससे संबंध था ताज फकीह का। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है। हमले का पहला विवरण कहाँ से प्राप्त हुआ है? ताज उल हिंद से, तबकाते नासिरी से, तारीख मुबारक शाही से, ताज उल मसीर से। किसमें इसका जिक्र किया गया? तो ये जिक्र किया गया है तबकाते नासिरी में। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान, तो ये पहला सुल्तान था इल्तुतमिश। ये भी याद रखिए, और एक बहुत अच्छा शासक था ये इल्तुतमिश। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश ही था। इल्तुतमिश ने 1225 के लगभग किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार कर लिया? तो इसने हराया था हिसामुद्दीन एवज को। इसने किसको हराया था? तो इसने हराया था हिसामुद्दीन एवज को। निम्न में से कौन सल्तनत काल के बिहार का सेनापति नहीं रहा था?
तो ये जो मुबारिज खान है वो कभी भी सेनापति बिहार प्रांत का नहीं रहा था। किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ? तो ये हो गया तुगलक काल में। बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था? तो हरि सिंह देव को हराया था इल्तुतमिश ने। किसने हराया था? इल्तुतमिश ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम बदलकर तुगलकपुर कर दिया था? किस नगर का नाम तुगलकपुर किया था? तो तिरहुत जो दरभंगा है उसका नाम बदलकर तुगलकपुर कर दिया था। तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी, तो तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी बिहार शरीफ। बिहार राज्य का नाम किसने दिया था? बिहार राज्य का नाम दिया था तुर्कों ने। बिहार राज्य का नाम किसके काल में पड़ा था? बिहार राज्य का नाम पड़ा था तुगलक काल में, क्योंकि तुर्कों ने दिया था। मलिक इब्राहिम या मलिक बया बिहार का प्रशासक, मलिक बया, ठीक है, मलिक इब्राहिम या मलिक बया, तो बिहार का प्रशासक किस काल में था? तो ये था तुगलक काल में। बिहार के तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासक मलिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा कहाँ पर है? तो ये है बिहार शरीफ में। बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चर्मपोश से भेंट किस सुल्तान ने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। फिरोज तुगलक लिखा हुआ, फिरोज शाह तुगलक भी चलेगा। अगला है यह 595 नंबर का सवाल। फिरोज तुगलक फारसी अभिलेख से मिलता है। फिरोज तुगलक का फारसी अभिलेख से क्या मिलता है? तो जानकारी मिलती है बिहार शरीफ के बारे में। क्या मिलता है? बिहार शरीफ के बारे में जानकारी। उत्तर बिहार के कर्नाट शासकों का अंत किस सुल्तान के द्वारा हुआ था? उत्तर बिहार के कर्नाट शासकों का ये किया गया था गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा, उसका अंत किया गया था। 597 नंबर का सवाल है कि 14वीं सदी में तिरहुत में फिरोज ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था? कर्नाट वंश का, वैनवार वंश का, मित्र वंश, ठाकुर वंश। तो देखिए कर्नाट वंश और मित्र वंश तो इन्होंने खत्म कर दिया। अब वैनवार वंश जो था उन्हीं का इन्होंने आरंभ करवाया था शासन। तिरहुत के किस वैनवार वंश के शासक के छत्रछाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की थी? शिव सिंह जो थे, शिव सिंह वही एक शासक थे जिसकी छत्रछाया में विद्यापति ने काव्य की रचना की थी। ये आपको ज़्यादा याद रखने की जरूरत है। बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं तबकाते नासरी, अकबरनामा, तारिक अल हिंद या वाक़याते मुस्ताकी। तो तबकाते नासरी पर भी हमने एक सवाल पहले भी बताया था। तबकाते नासरी में तुर्कों के बारे में, उनकी गतिविधियों के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है। इब्राहिम लोदी के काल में बिहार के किस सूबेदार ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो ये थे दरिया खान नुहानी। और इस तरह कुल 200 प्रश्न हुए। 1 मिनट का ब्रेक लेना चाहूँगा, फिर अब हम 100 और प्रश्न को देखेंगे और हमारा क्लास कंप्लीट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है 601 नंबर का प्रश्न। कह रहा है कि बिहार के जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग पहली बार हुआ था। कब हुआ था? झारखंड शब्द का प्रयोग पहली बार हुआ था 13वीं शताब्दी में। कब हुआ था? 13वीं शताब्दी में। वर्तमान बिहार क्षेत्र के लिए बिहार नाम
सर्वप्रथम किस रचना में मिलता है? तो अब देख लीजिए, हमने आपको कहा था तबकाते नासरी में कि सुल्तान के तिरहुत को किस सुल्तान ने, के नहीं हुआ ते, सॉरी, किस सुल्तान ने तिरहुत को तुगलकपुर नाम दिया था? तो ये देने वाले थे मोहम्मद बिन तुगलक। किस सुल्तान ने तिरहुत से अपने सिक्के जारी किए थे? तो सिक्के जारी करने का श्रेय तिरहुत से जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिए थे? देख लीजिए, सिकंदर तुगलक। देखिए, अब तुर्क हैं ये लोग, लेकिन जैन धर्म को भी अनुदान दिया था, जैन धर्म के मंदिरों के लिए। तुगलक काल में बिहार के प्रांतपति पद पर आसीन थे। तो कौन थे भाई? तो ये थे फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज विस्तृत किया था? तो ये करने वाले थे सिकंदर लोदी। कौन थे? सिकंदर लोदी। बख्तियार खिलजी का बिहार में प्रथम पड़ाव कहाँ था? बख्तियार खिलजी का बिहार में प्रथम पड़ाव था मनेर में। और मनेर की पहाड़ियाँ प्रचलित है, आप सभी जानते। बिहार शरीफ स्थित मलिक बया के मकबरे की क्या विशेषता है? तो मलिक बया के मकबरे की यह विशेषता है कि इसमें सलामी की दीवारें अथवा बैटर वॉल नहीं है, लंबूतरा गुंबद या कॉनिकल डोम ये भी नहीं है। यानी ना ए है और ना ही बी है, ये दोनों चीज़ें उसमें मलिक बया के मकबरे में नहीं है। ये बात उन्होंने कही है। अगला है मनेर स्थित बड़ी दरगाह में किसका मजार है? यानी मनेर में किसका मजार है? तो मखदुम यहिया का मजार है। और इसीलिए आप याद रखिएगा, एक राजगीर में आपको मखदुम कुंड भी मिलता है। क्या मिलता है? मखदुम कुंड। नेक्स्ट देखते हैं, पूर्व मध्यकाल में सोन नदी की घाटी के क्षेत्र में किस जनजातीय राज्य का उत्थान हुआ था? बात अब आ रही है जनजातीय राज्य की, तो ये था खरवार का। किसका? खरवार का। दलपत शाही का संबंध किस राज्य से था? दलपत शाही का संबंध उज्जैनिया राज्य से था। चेरो शासकों को शाहबाद क्षेत्र में किसने विस्थापित कर दिया? तो ये विस्थापित करने वाले थे उज्जैनियों ने। शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की? शेर शाह ने सहायता ली थी चेर शासकों से। बिहार पर राज करने वाला जनजातीय राजवंश था। कौन सा राजवंश बिहार पर शासन किया था? तो ये था चेरो राजवंश। किस चेरो राजा ने जगदीशपुर के मेले की शुरुआत की थी? तो चेरो राजा फूलचंद ने जगदीशपुर में मेले की शुरुआत की थी। चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन किसके द्वारा हुआ? तो इनका पतन हुआ था कर्नाट शासकों के द्वारा। भोजपुर में उज्जैनिया वंश का संस्थापक था। तो उज्जैनिया वंश का संस्थापक कौन था? ये था संतन सिंह। कौन थे? संतन सिंह। याद रखिएगा। भोजपुर के उज्जैनी शासकों की राजधानी कहाँ थी? उज्जैनी शासकों की राजधानी थी, देखिए एक बात और बताते हैं, आप ध्यान से समझिए। वो ढाबा में थी, बिहटा में भी थी और बक्सर में भी थी। तो उपयुक्त सभी है उज्जैनी शासकों की राजधानी। भोजपुर के उज्जैनी शासक निम्न में से कौन नहीं थे? तो जो बाघमल थे वो उज्जैनी शासक नहीं थे। संग्राम देव थे, राजा राम शाही भी थे, राजा नारायण मल भी थे, बाघमल नहीं थे। चांद एवं मुंड, चंड मुंड कहते हैं हम लोग। चंड एवं मुंड जो चंडेश्वरी एवं मुंडेश्वरी नामक मंदिरों से जुड़े हैं, ये संबंधित है। ये कहाँ से, किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है शाहबाद के चेर से। बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में निर्णायक देन किसकी थी? अफगान सत्ता के उत्कर्ष में निर्णायक देन किसकी थी? तो ये थी नुहानी कबीले की। सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 में किसे बिहार का प्रभावी नियुक्त किया?
सिकंदर लोदी ने करा। बिहार का प्रभारी किसे नियुक्त किया? तो ये नियुक्त किया था दरिया खां नुहानी को। बिहार में नुहानी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो नुहानी राजवंश का संस्थापक था मोहम्मद शाह नुहानी। किस चेरो शासक ने जगदीशपुर के मेले की शुरुआत की? क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो ये था फूलचंद। फूलचंद ने जगदीशपुर में मेले की शुरुआत की थी। चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन किसके द्वारा हुआ? फिर से देखिए, ये क्वेश्चन फिर रिपीट हुए हैं। ये उज्जैनिया शासकों ने किया था। भोजपुर में उज्जैनिया वंश का संस्थापक कौन था? बताइए। अभी हमने दोबारा ये क्वेश्चन दिया था, ये संतन सिंह थे। भोजपुर के उज्जैनीय शासकों की राजधानी कहाँ थी? ढावा में भी थी, बिहटा में भी थी और बक्सर में थी, यानी उपयुक्त सभी इसका सही जवाब है। अब भोजपुर के उज्जैनी शासक निम्न में से कौन नहीं थे? तो जो बागमल थे वो भोजपुर के शासक नहीं थे, वो उज्जैनी शासक नहीं थे। चंड और मुंड चंडेश्वरी एवं मुंडेश्वरी मंदिर का संबंध किससे है? शाहाबाद के चेरों से है। अगला प्रश्न, बिहार में अफगान सत्ता की आरंभिक उत्कर्ष में निर्णायक देन, तो किसकी निर्णायक देन थी? नुहानी कबीले की। सिकंदर लोदी ने 95-96 में किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया? तो किसको किया? दरिया खां नुहानी को किया था। बिहार में नुहानी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो ये था मोहम्मद शाह नुहानी। मोहम्मद लोदी को विस्थापित कर बाबर ने किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया? यानी मोहम्मद लोदी को हटाया और बाबर ने बिहार का प्रशासक किसे नियुक्त किया? तो नियुक्त किया था इन्होंने जलाल खां को। सूर्यवंश की स्थापना किसने की थी? सूर्यवंश की स्थापना की थी शेर शाह ने, इसलिए तो इसे शेर शाह सूरी भी कहा जाता है। शेर शाह को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? बहुत अच्छा सवाल है। शेर शाह को शेर खां की उपाधि मोहम्मद नुहानी ने दी थी। शेर खां के पिता हसन खां कहाँ के जागीरदार थे? तो हसन खां थे सासाराम के जागीरदार, और सासाराम में ही शेर सिंह सूरी का मकबरा है। शेर खां बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त हुआ? शेर खां नियुक्त हुआ जलाल खां का संरक्षक। बिहार में शेर शाह का राजनीतिक वर्चस्व किस युद्ध में उसकी विजय के साथ स्थापित हुआ? यानी कौन सा युद्ध है? तो वह युद्ध है सूरजगढ़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध? सूरजगढ़ा का युद्ध। शेर शाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था? तो देखिए, हुमायूं को पराजित किया था उसने चौसा के युद्ध में भी और बिलग्राम अथवा कन्नौज के युद्ध, दोनों में उसने हुमायूं को पराजित किया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। शेर शाह द्वारा पटना के नव निर्माण का वर्णन किस रचना में मिलता है? यानी पटना का नव निर्माण कराया था उसने, तो ये मिलता है तारीख़ दाऊदी में। किसमें मिलता है? तारीख़ दाऊदी में। शेर शाह द्वारा अफगान राज्य की पुनर्स्थापना किस युद्ध के बाद हुई? किस युद्ध के बाद अफगान राज्य की पुनर्स्थापना हुई? तो ये हुई कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध। शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला कहाँ पर था? तो ये था आपका सासाराम में। सासाराम लिख दिया, सासाराम में। कहाँ पर था? सासाराम में। बिहार का अंतिम अफगान शासक था, बिहार का अंतिम अफगान शासक था दाऊद खां करारानी। शेर शाह द्वारा पटना का दुर्ग और पटना को राजधानी बनाने की चर्चा कहाँ मिलती है? तो इसका जिक्र आप पाएंगे तारीख़ दाऊदी में। हमने शुरू में भी उसमें भी कहा तारीख़ दाऊदी, शेर शाह तारीख़ दाऊदी, ऐसे याद रखिए। शेर शाह द्वारा कौन सा कार्य किया गया? तो शेर शाह ने जब्त प्रणाली की शुरुआत की, बिल्कुल सही बात है। सिकंदरी गज या सोन की डंडी का प्रयोग किया, ये भी। रुपया का प्रचलन, ये भी सही बात है। और एक बात आप जान लीजिए, शेर शाह ने ही राष्ट्रीय राजमार्ग जो नेशनल हाईवे है उसकी शुरुआत की थी। तो ये सभी उसके द्वारा कार्य हुए थे। बिहार राज्य में स्थित सासाराम के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो सासाराम के किले का निर्माण शेर शाह ने करवाया था, जो कि रोहतास में है। निम्न में से कौन सा कार्य शेर शाह द्वारा नहीं किए गए हैं? तो शेर शाह ने कौन सा कार्य नहीं किया है? तो जो इबादत खाना का निर्माण उन्होंने नहीं किया। उसने देश की भूमि का सर्वेक्षण किया। उसने क्या किया? सोन की डंडी से नापा। ग्रैंड ट्रंक रोड हमने कहा था, हमने थोड़ा सा उसमें ये किया, उसको सुधार कर लेते हैं। जो जीटी रोड होता है, हमने कह दिया था नेशनल हाईवे, जो जीटी रोड होता है उसका इन्होंने शुरुआत किया था, इसलिए इसे सड़के आजम भी कहा जाता है। इन्होंने किसानों को पट्टा दिया और कबूलियत प्रथा का निर्माण भी कराया, लेकिन इबादत
खाना का निर्माण नहीं करवाया था। तो 648 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मध्यकाल में पटना का नवनिर्माण किसने करवाया था? तो मध्यकाल में पटना का नवनिर्माण करवाया था शेरशाह ने। सासाराम किसके मकबरे के लिए प्रसिद्ध है? सासाराम किसके मकबरे? तो सासाराम में किसका मकबरा है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा है। सासाराम के मकबरे के संबंध में क्या सही है? यह झील के मध्य में स्थिर अष्टकोणीय आकार का है। देखिए, झील के मध्य में बिल्कुल है, लेकिन अष्टकोणीय आकार का नहीं है। एक सेकंड, ये अष्टकोणीय आकार का थोड़ा सा सोचने दीजिए। अष्टकोणीय आकार, हाँ है, अष्टकोणीय आकार का है, झील के अंदर है, ये भी है। यह मकबरा चौकोर चबूतरे पर है, बिल्कुल सही है, चारों तरफ चबूतरे भी है, ये भी। इसका छत पर भव्य गुंबद के रूप में, गुंबद तो होगा ही, कोई मकबरा है तो गुंबद तो होगा ही, यानी सब चीज़ सही है। शेर शाह का जो मकबरा झील के बीच में है, बिल्कुल सही है, अष्टकोणीय ये भी है, चबूतरा है, ये भी चबूतरा है, उसमें सीढ़ी है, हाँ सीढ़ी है ऊपर चढ़ने के लिए, तो ये भव्य है। तो भव्य नहीं रहता तो हम याद ही क्यों रखते? ये तो बिल्कुल सही है। तो ये सभी बातें, इसका जो ऑप्शन डी है वो सही है। पटना की प्रांतीय राजधानी बनाया था। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो पटना को प्रांतीय राजधानी शेरशाह ने बनवाया था। अष्टकोणीय मकबरों की श्रृंखला में अंतिम मकबरा कहाँ किसका है? दाऊद खां, शेर खां, हसन खां, इस्लाम खां। तो अंतिम मकबरा है इस्लाम शाह का। किसका है? इस्लाम शाह का। शेर शाह के अधीन बिहार में कितनी सरकारें थी? इसके अंतर्गत सरकारें थी कितनी? 7 सरकारें। यानी उसको अब हम उसको बाद में परमंडल के नाम से उसने कहा था। ये जो सरकारें थी, ये किस प्रकार का सरकार होता है? देखिए, जो महान राजा होते थे वो बाकी राजाओं को अपना कार्य सौंपते थे और मेन राजधानी में ये रहते थे। शेर शाह द्वारा पटना किले और नगर को बनाने में कितना खर्च हुआ था? तो शेर शाह ने खर्च किए थे 5 लाख रुपये। और अब सोच लीजिए कि उसमें 5 लाख रुपये कितना महत्व होगा। मुगल शासक बाबर ने किसे पराजित कर बिहार का नियंत्रण प्राप्त कर लिया? इब्राहिम लोदी, महमूद लोदी। यानी बाबर ने किसको हराया था जिससे वो बिहार को कब्जे में कर लिया? तो उसने हराया था महमूद लोदी को। किसको? महमूद लोदी को। तो 5 लाख रुपया उसने खर्चा किया था किसके लिए? तो पटना नगर में जो किलाबंदी के लिए, और 5 लाख उसमें बहुत ज़्यादा होते थे। मुगल शासक बाबर ने किसे हराकर बिहार पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया था? तो किसे हराया था उसने? महमूद लोदी को हराया था। अकबर ने अगस्त 1574 में पटना में किसे पराजित किया था? 1574 में उन्होंने हराया था दाऊद खां को। अकबर ने पटना के युद्ध के बाद बिहार में किसे दाऊद खां से निपटने के लिए छोड़कर वापस लौट गया था? तो किसको छोड़ा था उसने? उसने छोड़ा था मुनीम खां को कि तुम देख लेना, अब हम निपट चलते हैं। 1580 में बिहार का सूबेदार किसे बनाया गया था? तो 1580 में बिहार का सूबेदार था खाने आजम मिर्जा अजीज कोका। किस मुगल शासक के समय बिहार पठानों एवं मुगलों के बीच लड़ाई का केंद्र बना रहा? किसके शासनकाल में? तो ये शासक थे अकबर। अकबर के समय में कहाँ के उज्जैनी राजा दलपत शाही में विद्रोह किया था? तो कहाँ के राजा ने किया था? तो ये किया था जगदीशपुर के राजा। बिहार को सर्वप्रथम अपने राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक अकबर था। बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा कब मिला? तो 1580 में मिला था। किस मुगल शासक ने मनेर की बड़ी दरगाह का भ्रमण किया था? किसने किया था? तो ये किया था बाबर ने। किसने? बाबर ने। किस मुगल शासक ने मनेर में बंगाल के सुल्तान से भेंट की थी? तो मनेर जो गया था वही ना भेंट करेगा। तो किसने की थी? अच्छा, किस मुगल शासक ने मनेर में बंगाल के सुल्तान से भेंट की थी? तो ये भेंट करने वाले थे हुमायूं। कौन थे? हुमायूं थे। पटना की विजय में किस मुगल शासक ने भाग लिया था? तो पटना की विजय में भाग लिया था अकबर ने। किस मुगल राजकुमार ने अपने विद्रोह के क्रम में बिहार में शरण ली थी? ये कौन थे जिसने बिहार में जाकर के शरण ली थी? तो वो थे शाहजहां।
अकबर कालीन बिहार के सूबेदारों में सबसे प्रसिद्ध कौन था? यानी कौन सा सूबेदार अकबर काल का था जो बहुत प्रसिद्ध था? वो थे राजा मान सिंह, और ये राजपूत थे। क्योंकि अकबर के शासन दरबार में नवरत्नों को समान इज्जत, नव कई धर्मों को मिलता था इज्जत। तो वो उसमें थे एक टोडरमल जो उसके वित्त मंत्री थे, जो करों की देखरेख करते थे, हिसाब किताब। बिहार के किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाई थी? तो रोहतास को राजधानी बनाने वाले थे राजा मान सिंह। किस मुगल शासक ने समय में बिहार में सर्वाधिक के समय में होना चाहिए, यहाँ टाइपिंग एरर है। किस मुगल शासक के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुए थे? तो बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ था अकबर के समय में, और अकबर एक महान शासक था। बिहार में मुगल कालीन इमारतों में सबसे पुरानी इमारत कौन सी है? इन जो चार हैं इसमें सबसे पुरानी आपको बतानी है। तो इन चारों में सबसे पुरानी है हाजीपुर का जामा मस्जिद। राजकुमार अजीम द्वारा अजीमाबाद को बसाने पर कितना व्यय हुआ था? तो राजकुमार अजीम ने अजीमाबाद जब बसाया था तो उसमें 1 करोड़ रुपया खर्च हुए थे। बिहार में राजकुमार अजीम का कार्यकाल था, ये है 673 नंबर का प्रश्न, और कार्यकाल था उसका 1702 से 1712 यानी 10 साल। औरंगजेब के शासनकाल में बिहार में सरकारों की संख्या यानी प्रमंडलों की संख्या कितनी थी? ये क्वेश्चन हमने रिपीट किया है और ये क्वेश्चन आप जानते ही है। तो ये देखिए उसमें कितनी थी? 7 थी। कितने थी? 7 थी। किस मुगल शासक के शासनकाल में खोखरा देश यानी छोटा नागपुर को खोखरा कहा और उसमें विजय प्राप्त हुआ? तो ये किसके शासनकाल में? तो ये हुआ था जहांगीर के शासनकाल में। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण समाप्त हो गया? मतलब किसके बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण खत्म हो गया था? तो ये खत्म हुआ था फर्रुखसियार के समय। कब? फर्रुखसियार के समय। ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय बिहार आया था? तो ये जो आया था, ये देखिए मोहम्मद सादिक, वो जहांगीर के समय में आया था। कब आया था? जहांगीर के समय में। ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ किस मुगल शासक के समय में आया था? ये देखिए मेरे हिसाब से ये रिपीट हो गया। लतीफ़, अच्छा वो सादिक था, ये अब्दुल लतीफ़ है। तो अब्दुल लतीफ़ आए थे अकबर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? अकबर। राजा मान सिंह को बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था। किसने प्रांतपति नियुक्त किया था? तो ये किया था अकबर ने, क्योंकि उसके समय के थे ये। मुगल शासक जहांगीर ने 1621 में किसे बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था? तो जहांगीर ने किसे किया था? देखिए अकबर होता तो आपका मान सिंह हो जाता है, लेकिन यहाँ बात हो रही है अकबर की, जहांगीर की। तो जहांगीर ने किसको किया था? राजकुमार परवेज को। राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार बनाया था? तो राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया था औरंगजेब ने। पटना को अजीमाबाद का नाम किसने दिया था? तो पटना को अजीमाबाद का नाम दिया था राजकुमार अजीम ने, और अपने नाम से उसने अजीमाबाद कहा। वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था? ये अच्छा सवाल है। प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था वो थे फर्रुखसियार। कौन थे? फर्रुखसियार। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? फिर से देखिए, तो ये कौन थे? फर्रुखसियार। किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगालों के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ? और ये देखिए, ये आप मॉडर्न हिस्ट्री में जब आप प्रवेश कर गए तो ये थे बहादुर शाह। कौन थे? बहादुर शाह। अब यहाँ देखिए, मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर कौन था? तो मुगल प्रांत बन गया अंग्रेजों के समय, तो उसमें गवर्नर वहाँ का कौन था? तो उसमें गवर्नर था मिर्जा अजीज कोकलतास। मुगल कालीन बिहार का गवर्नर रहा, तो मुगल कालीन बिहार का गवर्नर कौन रहा? तो वो रहे सुजात खां भी रहे, शहीद खां भी रहे, मुकर्रब खां भी रहे, यानी सभी रहे। अगला है नवाब अली वर्दी खां बिहार में कितने वर्षों के कार्यकाल था? यानी कौन सा कार्यकाल नवाब अली वर्दी खां का था? तो वो था 1734 से 17
1740। अगला है अलीवर्दी खान ने बंगाल की गद्दी पर कब अधिकार कर लिया? तो 1740 ईस्वी में इसने बंगाल पर अधिकार कर लिया था। बंगाल के नवाबों में किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर, याद कीजिए हमने शुरू में कहा था कि मीर कासिम ने, किसने? मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर ली थी। 1748 में बिहार के किस उपनवाब की हत्या हो गई? यानी किस नवाब की, जो उपनवाब की हत्या हो गई थी? तो हैबत जंग की हत्या हो गई थी। 1748 में अलीवर्दी खान ने रानी सराय के युद्ध में किसे हराया था? रानी सराय के युद्ध में अलीवर्दी खान ने किसे हराया था? तो ये हराया था उसने अफगानों को। निम्नांकित में से कौन सा बिहार का प्रथम नायब नाजिम था? प्रथम नायब नाजिम, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये राजा राम नारायण थे और ये एग्जाम में पूछा गया है। 1733 में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने किसे बिहार की सूबेदारी प्रदान की थी? तो 1733 में किसे प्रदान की थी? तो की थी शुजाउद्दीन को। अलीवर्दी खान ने बिहार में अफगानों को किस युद्ध में हराया था? तो अलीवर्दी खान ने अफगानों को हराया था पटना के युद्ध में। किसमें? पटना के युद्ध में। बिहार में अलीवर्दी खान ने मराठों को कहाँ पर हराया था, पराजित किया था? कहाँ पर पराजित किया था? तो फतुआ के समीप पराजित किया था। बिहार के किस उपनवाबों को अफगानों ने हत्या कर दी? बिहार के किस उपनवाब को अफगानों ने हत्या कर दी थी? तो ये हत्या किया था जैनुद्दीन हैबत जंग की। बिहार के डैन व्यापारियों ने कहाँ पर व्यापारिक कोठी खोली? डैन यानी डेनिश, डेनमार्क के निवासियों को नीदरलैंड कह सकते हैं, तो इसके निवासियों को क्या कहा जाता है? डेनिश कहा जाता है। और कहाँ पर व्यापारिक कोठी खोली थी इन्होंने? तो इन्होंने खोली थी पटना सिटी में नेपाली कोठी। बिहार के पटना में माल गोदाम की स्थापना फ्रांसीसियों ने कब की थी? तो फ्रांसीसियों ने 1734 में की थी। बिहार, अच्छा आपसे पूछा जा सकता है बिहार में सबसे पहले कौन आए थे? तो बिहार में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, याद रखिएगा। बिहार से यूरोपीय कंपनियों का व्यापारिक सामग्री प्राप्त करती थी। किस प्रकार की? तो सोरा भी करते थे, अनाज भी, वस्त्र भी, तो इस तरह सभी चीज़ें वो लोग यहाँ से ले जाते थे। बिहार के अंग्रेजों की बिहार के साथ व्यापार में मुख्य आयात सामग्री थी। वो क्या क्या आयात करते थे? तो वो तो सब चीज़ ले जाते थे ना, अनाज, अफीम, शोरा। किस अंग्रेज यात्री ने बिहार में 1760-71 में भीषण अकाल की चर्चा की थी? यानी बिहार में अकाल पड़ा था, उसकी चर्चा किसने की थी? तो ये जॉन मार्शल ने की थी। अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी किस मुगल शासक के दरबार में बिहार आया था? पीटर मुंडी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आए थे शाहजहां के दरबार में। अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री किस मुगल शासन के काल में स्थापित की थी? तो ये की थी इन्होंने शाहजहां था क्या? हाँ, शाहजहां ही थे। किसके शासन काल में की थी? तो शाहजहां के शासन काल में। और इस वीडियो का आखिरी सवाल, बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन आए थे? तो सर्वप्रथम कौन आए थे? हमने आपको हिंट दे दिया, वो आए थे पुर्तगाली। और इस तरह हमने आपके लिए 303 प्रश्न, 301 प्रश्न एक ही वीडियो में, जो कि मैराथन क्लास था, वो कंप्लीट करवाया। आज के बाद बिहार जीके की क्लास कंप्लीट हो गई। अब आपको मिलेगा एनसीईआरटी बुक का साइंस का क्वेश्चन। किसका मिलेगा? साइंस का, विज्ञान का क्वेश्चन, वो भी आपको अच्छे वाले, जो आपके एग्जाम की दृष्टि इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने पहले वाले वीडियो को नहीं देखा, उसको देख लीजिए। और आप ये बताएं कि छोटे क्लासेस चाहिए कि मैराथन चाहिए, आपको कमेंट जरूर करनी चाहिए। मिलते हैं इसी तरह की वीडियो के में अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।